बीएसएनएल में नई जान फूंकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी है। बीएसएनएल के अपग्रेडेशन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसएनएल की 4G सर्विस को अपग्रेड करने की तैयारी है। अपग्रेडेशन के लिए 1.64 लाख करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। एक समय बीएसएनएल इंडियन गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी थी, पर आज भारत सरकार की सबसे लॉस मेकिंग कंपनी बीएसएनएल बन गई है। आज जहां भारत सरकार द्वारा लाई गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सक्सेसफुल है, वहीं भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल एक फेल्ड कंपनी है। बीएसएनएल तब शुरू हुआ था जब देश में इसका कोई कंपटीशन नहीं था, पर इसके बावजूद 20 सालों में इस कंपनी ने दम तोड़ दिया है। ऐसा किन कारणों की वजह से हुआ है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीएसएनएल के डाउनफॉल के बारे में और साथ में जानेंगे कि क्या भारत सरकार टैक्स पेयर का पैसा बीएसएनएल में इन्वेस्ट करके वेस्ट तो नहीं कर रही है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। बीएसएनएल भारत की ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश एरा में हुई थी। कम्युनिकेशन के लिए भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन 1851 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसको पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से कनेक्ट किया गया था। टेलीग्राफ लाइन मतलब पहले कम्युनिकेशन तार से कनेक्ट हुआ करते थे। आप 20 साल पहले जाओ तो आपको याद आएगा कि पहले लैंडलाइन से एक तार कनेक्ट हुआ करता था। जब तार खराब हो जाता था तो कॉल नहीं हो पाती थी। तो भारत में पहली तार लाइन 1851 में लगाई गई थी। 1854 में गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक ने भी टेलीग्राफ लाइन का यूज करना शुरू कर दिया था। फिर 1885 में ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट पास किया गया और इसे लीगल करार दिया गया। भारत की आजादी के बाद 1980 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से अलग करके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी देश में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कराने की है। 1985 में एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम नेटवर्क लिमिटेड बनाया गया, जिसका काम भारत के महानगरों को आपस में कनेक्ट करना था। 1991 में जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए तो उस समय टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। 1999 में भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट से एक पार्ट अलग करके डीटीएच टेलीकॉम बनाया। डॉट का काम टेलीकम्युनिकेशन की पॉलिसी को बनाना था और डीटीएस का काम देश भर में टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस को प्रोवाइड करना था। फिर उसके एक साल बाद साल 2000 में भारत सरकार ने डीटीएस का नाम चेंज करके बीएसएनएल रखा, जिसका काम पूरे भारत को टेलीकम्युनिकेशन से कनेक्ट करना था। तो 2001 तक भारत सरकार की 2 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, एमटीएनएल जिसका काम सिर्फ महानगरों को आपस में कनेक्ट करना था और बीएसएनएल जिसका काम पूरे देश को आपस में कनेक्ट करना था। जब बीएसएनएल इस्टेब्लिश हुआ था तब 2000 के एंड तक उसके 2.8 करोड़ यूजर हो गए थे। फिर उसके बाद 2002 में बीएसएनएल ने 2G इंटरनेट देना शुरू किया, जिसके बाद बीएसएनएल बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। बीएसएनएल का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगा, प्रॉफिट भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 2006 तक बीएसएनएल में सब कुछ ठीक था, पर 2006 के बाद बीएसएनएल के बर्बादी के दिन शुरू होने लगे। 2006 में उस समय के भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन पे आरोप लगा कि वो अपने भाई की कंपनी सन नेटवर्क के लिए बीएसएनएल के थ्रू कुछ इलीगल तरीके यूज कर रहे हैं ताकि सन नेटवर्क का प्रॉफिट बढ़ सके। दयानिधि मारन पे आरोप लगा कि उन्होंने बीएसएनएल के 323 टेलीकॉम कनेक्शन का मिसयूज किया है। इन 323 कनेक्शन से सन नेटवर्क के थ्रू 51 लाख कॉल की गई थी। इससे बीएसएनएल को 1500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। बाद में सीबीआई ने इनके ऊपर केस भी फाइल किया था। इस स्कैम के चलते बीएसएनएल को पहली बार लॉस झेलना पड़ा था। इस इंसिडेंट के बाद बीएसएनएल अपनी सर्विस को और बेटर करने के लिए साल 2006 में वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का यूज करने का प्लान तैयार करता है, जिसे बीएसएनएल का नेटवर्क इंप्रूव हो सके और इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो सके। बेसिकली 2006 में बीएसएनएल ने भारत में 3G सर्विस को लाने का प्रपोजल तैयार कर लिया था। भारत में सबसे पहले 3G सर्विस को लाने की बात बीएसएनएल ने की थी। बीएसएनएल ने यह प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भेजा, पर उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने बीएसएनएल के इस प्रपोजल को सीधा रिजेक्ट कर दिया। वहीं तब तक बीएसएनएल के कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि एयरटेल। उसने वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना कस्टमर बेस बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं बीएसएनएल का कस्टमर बेस धीरे धीरे कम हो रहा था। इसके अलावा बीएसएनएल अपने नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए चाइना से इक्विपमेंट्स भी लेना चाहता था, पर इस प्रपोजल को भी सरकार की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं भारत में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी सस्ते चाइनीज इक्विपमेंट को खरीद के अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना रही थी। देखो, बीएसएनएल के फेल्ड होने की सबसे बड़ी वजह टेक्नोलॉजी का लेट अपग्रेडेशन है। बीएसएनएल शुरुआत में इसलिए सक्सेसफुल था क्योंकि उस समय वायर लाइन नेटवर्क होता था, तारों से लैंडलाइन कनेक्टेड थे।
फिर उसके बाद मोबाइल फोन आए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, वायर लाइन से वायरलेस होने लगी। अब भारत सरकार के स्लो डिसीजन के चलते बीएसएनएल का नेटवर्क तेजी से वायरलेस नहीं हो पाया। जहां 2002 में बीएसएनएल और एमटीएनएल का वायर लाइन कनेक्शन 40 मिलियन था, वहीं 2015 में ये गिर के 26 मिलियन हो गया था। और जहां 2002 में वायरलेस कनेक्शन सिर्फ 10 मिलियन था, वहीं 2015 में वायरलेस कनेक्शन बढ़ के 970 मिलियन हो गया था। प्राइवेट प्लेयर्स ने वायरलेस नेटवर्क पे ध्यान दिया और अपना कस्टमर बेस बढ़ाने लगे। वहीं बीएसएनएल में टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन को लेकर डिले होता गया, जिससे बीएसएनएल को वायरलेस कनेक्शन का ज्यादा फायदा नहीं मिला। इसके अलावा भारत सरकार किसी भी तरीके से बीएसएनएल की हेल्प नहीं कर रही थी। 2006 में जब भारत सरकार ने बीएसएनएल का वाईमैक्स का प्रपोजल रिजेक्ट किया, उसके बाद साल 2008 में बीएसएनएल 40,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी कर चुका था। इस आईपीओ को बोर्ड की तरफ से परमिशन भी मिल गई थी, लेकिन मामला फिर से भारत सरकार के पास जाके फंस गया। सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली। ये आईपीओ उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ था। बीएसएनएल आईपीओ के जरिए अपनी 10% हिस्सेदारी बेचना चाहता था। इससे उस समय बीएसएनएल की वैल्यूएशन 4 लाख करोड़ रुपए हो जाती, पर ऐसा नहीं हो पाया। वहीं 13 साल बाद आज जियो 5 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के साथ भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बना हुआ है। अगर 13 साल पहले बीएसएनएल स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता तो आज बीएसएनएल 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के वैल्यूएशन वाली कंपनी होता, और बीएसएनएल ना कभी लॉस में जाता और ना बीएसएनएल को टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती। पर उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर ने यह प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया। और फिर एक साल बाद 2009 में 2G घोटाला सामने आया, जिसमें उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा पे आरोप लगा कि उन्होंने प्राइवेट प्लेयर के साथ 2G स्पेक्ट्रम की डील करके उनको फायदा पहुंचाया है। 2G स्कैम का असर भी बीएसएनएल के रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखने को मिला। 2010 तक बीएसएनएल प्रॉफिट में था। 2006 में बीएसएनएल ने ऑल टाइम हाई 9,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था, पर 2009 में 2G घोटाले के बाद बीएसएनएल लॉस में जाने लगा। इसके अलावा डिले डिसीजन के चलते जो टेक्नोलॉजी बीएसएनएल 2006 में एक्वायर करना चाहता था, वो टेक्नोलॉजी उसे 2013 में मिली। तो स्कैम और डिसीजन डिले के चलते बीएसएनएल का लॉस बढ़ता गया। लास्ट 5 ईयर्स 2017 से 2021 तक बीएसएनएल ने 50,631 करोड़ रुपए का लॉस दिया है। सबसे ज्यादा लॉस बीएसएनएल ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 15,500 करोड़ रुपए का दिया है। बीएसएनएल के बढ़ते लॉस को देखते हुए नीति आयोग ने कहा कि भारत सरकार को बीएसएनएल को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब नीति आयोग ने कहा है कि बीएसएनएल को बंद कर देना चाहिए, तो भारत सरकार बीएसएनएल जैसी लॉस मेकिंग कंपनी पे टैक्स पेयर का 1,64,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट क्यों कर रही है? तो देखो, भारत सरकार को उम्मीद है कि बीएसएनएल वापस से प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब तक हमने ये जाना कि बीएसएनएल के फेल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। बीएसएनएल के फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण भारत सरकार द्वारा स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। जहां प्राइवेट कंपनीज में बहुत जल्दी डिसीजन लिया जाता है, वहीं बीएसएनएल के साथ ऐसा नहीं है। बीएसएनएल को किसी भी प्रपोजल को अप्रूव करवाने के लिए टेलीकॉम मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके अलावा करप्शन और स्कैम के चलते भी बीएसएनएल बर्बाद हुआ है। तो भारत सरकार बीएसएनएल को फिर से रिवाइव करने के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपीस आने वाले 2 सालों में इन्वेस्ट करने वाली है, जिसमें से लगभग 44,000 करोड़ रुपए कैश सपोर्ट होगा और 1.2 लाख करोड़ रुपीस नॉन कैश सपोर्ट होगा। 44,000 करोड़ रुपए जो कैश सपोर्ट होगा, उसमें से 22,471 करोड़ रुपए से बीएसएनएल को पूरी तरह से 4G नेटवर्क किया जाएगा। जी हाँ, अब तक बीएसएनएल पूरी तरह से 4G नहीं हुआ है। इसके अलावा बाकी का जो पैसा बचेगा, उससे भारत सरकार बीएसएनएल के एम्प्लॉइज को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रही है, क्योंकि बीएसएनएल में 1.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, वहीं जियो के पास सिर्फ 35,000 एम्प्लॉइज हैं। बीएसएनएल के पास दूसरी कंपनी के मुकाबले बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और रेवेन्यू बाकी टेलीकॉम कंपनी के मुकाबले सबसे कम है। तो इससे बीएसएनएल का कॉस्ट हर साल बढ़ता जा रहा है। तो बीएसएनएल के कॉस्ट को कम करने के लिए भारत सरकार वहां के एम्प्लॉइज को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रही है। इसके अलावा आज के समय बीएसएनएल भारत का लार्जेस्ट लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। ब्रॉडबैंड सर्विस में बीएसएनएल का मार्केट शेयर आज भी 60% से ज्यादा है। मोबाइल नेटवर्क के मामले में बीएसएनएल भारत का 4th लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। आज भी बीएसएनएल के पास न्यू टेक्नोलॉजी है। बीएसएनएल ने भारत फाइबर लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत सरकार बीएसएनएल को 5G स्पेक्ट्रम के लिए भी हेल्प करने वाली है। तो भारत सरकार का मानना है कि फ्यूचर में भारत में इंटरनेट यूजर बढ़ेंगे, स्मार्टफोन यूजर बढ़ने वाले हैं। तो अगर बीएसएनएल को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए और उसे डिसीजन लेने की पावर दी जाए, तो 2026-27 तक बीएसएनएल वापस से प्रॉफिट में आ सकता है। तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट बीएसएनएल को फिर से रिवाइव करना चाहती है, तो उसे बीएसएनएल को डिसीजन लेने की पावर देनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन पता है, पर गवर्नमेंट को कंपनीज कैसे चलानी है ये नहीं आता है। तो बीएसएनएल को थोड़ा प्राइवेट प्लेयर्स की तरह ट्रीट करना होगा, तभी बीएसएनएल वापस से प्रॉफिट में आ सकेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।